नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 4th यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो लिखें यूनिट नंबर 4 और छोटी सी यूनिट है, कोई इतनी बड़ी यूनिट नहीं है ना, इसलिए कोई है ना चिंता की बात नहीं है। तो थ्योरी, इसका यूनिट का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। थ्योरी ऑफ रेडिएशन हिंदी में क्या कहेंगे? यानी विकिरण का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी वो इसे रेडिएशन को क्या कहते हैं? विकिरण। थ्योरी यानी सिद्धांत, ठीक है जी। तो आप जानते हो, देखो थोड़ा पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं। एक वर्ड होता है हीट ट्रांसफर, ठीक है जी, हीट ट्रांसफर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर के जो मेथड्स हैं, हीट ट्रांसफर के जो मेथड्स हैं यानी कि विधियां हैं ऊष्मा के स्थानांतरण की, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है कंडक्शन, ठीक है जी, जिसे आप चालन कहते हैं, ठीक है जी, चालन। ये कैसा है? जैसे ये ठोस पदार्थों के लिए है, किसके लिए है? सॉलिड्स के लिए, ठीक है। जैसे आप किसी छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं किसी रोड के, तो दूसरा एंड भी, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना। जैसे यही है एक छड़, तो इस सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा भी गर्म हो जाएगा। यानी हीट जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जो इसके पार्टिकल्स हैं रोड के, छड़ के, उनके कांटेक्ट के माध्यम से, भाई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के, सारे पार्टिकल मिले हुए हैं ना, तभी तो ठोस है, तभी तो सॉलिड है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसी ही हीट एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो हीट के ट्रांसफर का मेथड है, जो विधि है, ठोसों में चालन, मतलब इसकी ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है, उसे आप चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन, ठीक है जी। तो सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है? कंडक्शन। और एक होता है कन्वेक्शन, जिसे आप संवहन कहते हैं हिंदी में। ये होता है लिक्विड्स में, यानी द्रवों में, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप वाटर को उबाल रहे हैं तो नीचे गर्म वाटर रहेगा, ऊपर ठंडा रहेगा, तो है ना। जैसे ही नीचे गर्म वाटर है तो उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर आएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, जिन्हें हीट मिल गई, वो ऊपर आके हीट ट्रांसफर कर देंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को, है ना। और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाएंगे, हीट लेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब है कन्वेक्शन जो है या संवहन जो है वो हीट के ट्रांसफर की एक वैसी विधि है जिसमें मॉलिक्यूल खुद जा करके हीट लेता है ना, या दूसरा मॉलिक्यूल आकर के उसे हीट देता है, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स की मोशन, पार्टिकल्स की मोशन के कारण, गति के कारण ये होता है ना, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, ठीक है। ये भी हीट का ट्रांसफर है, पार्टिकल मोशन करके हीट को लेता है ना, या देता है। और इसमें जो थर्ड होता है, ये 11th क्लास में पढ़ी होंगी आपने चीज़ें, इसमें जो थर्ड होता है हीट ट्रांसफ़र का जो मेथड है वो होता है रेडिएशन, जिसकी है ना अभी तक हम भूमिका रख रहे थे। तो रेडिएशन है, रेडिएशन को हिंदी में जैसे कि मैंने आपको बताया विकिरण कहते हैं, ठीक है जी। और ये गैसेस में होता है एक तरीके से, ठीक है जी। तो रेडिएशन क्या होता है? विकिरण होता है, यानी हीट ट्रांसफर का तीसरा मेथड है, ठीक है जी। इन दोनों के लिए तो मीडियम की आवश्यकता होती भी है, इसके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आप रेडिएशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी मीडियम, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको काम की बात लगे तो।
तो अब मेन जो हमारी हेडिंग है वो तो यही है, थर्मल रेडिएशन। हेडिंग डालो। हेडिंग क्या है? थर्मल रेडिएशन। भाई हीट का ट्रांसफर है ना, तो हीट के लिए वर्ड आता है थर्मल। तो थर्मल रेडिएशन यानी ऊष्मीय विकिरण, क्या कहेंगे हिंदी में? ऊष्मीय विकिरण। ठीक है जी, ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन। तो देखो मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है जी, क्या बताया था कि कोई एक हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। आपको पता तो है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर होगी, है ना, और कब तक होगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर या दोनों की हीट सेम ना हो जाए, ठीक है। और ये ऐसे हीट का ट्रांसफर होने के लिए आप देखकर बताओ क्या किसी मीडियम की ज़रूरत है ना? किसी भी मीडियम की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप देख सकते हो, एक हॉट बॉडी के बराबर में एक कोल्ड बॉडी रखो, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है मैक्सवेल ने बताया कि किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके माध्यम से होती है ना? थर्मल रेडिएशन के माध्यम से होती है। क्लियर है? यानी थर्मल रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन है जो किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट का यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है ना। जैसे कि आप देख सकते हो सन से लाइट आती है, सनलाइट आती है ना अर्थ तक, तो सन भी एक हॉट बॉडी है, अर्थ क्या है उसके रेस्पेक्ट में तो कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट आती है और बिना किसी मीडियम के आती है। मीडियम की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्री स्पेस होता है सन और अर्थ के बीच में, तो है ना, एटमॉस्फेयर में यहीं आके तो एयर है, बाकी एटमॉस्फेयर से ऊपर तो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो बिना किसी मीडियम के सनलाइट अर्थ तक आती है, तो वो हॉट बॉडी से, है ना, रेडिएशन आती है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। किसकी फॉर्म में आती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। यानी जो रेडिएशन आती है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है, जो विकिरण होती है, ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आप पढ़े हैं 12th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? 8वां चैप्टर था 12th में, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये रेडिएशन आती है सन से लेकर, है ना, अर्थ तक। कर लोगे रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन क्या है, ठीक है। तो सारी आवश्यक बातें मैंने आपको बता दी हैं, बिल्कुल यही सब बातें आपको नोट्स में मैं लिख करके दे दूंगा। और अब सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज यानी गुण या विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन, इसे आप गुण कह सकते हो, विशेषताएं कह सकते हो, है ना। तो देखो मैंने आपको पॉइंट वाइज में बता दूं। अभी मैंने आपको बताया कि जो थर्मल रेडिएशन है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, है ना। क्लियर है? तो आप कह सकते हो थर्मल रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी थर्मल रेडिएशन कुछ अलग नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विच ट्रेवल्स, है ना, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना, जो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करती है, ठीक है जी। कौन? थर्मल रेडिएशन। क्लियर है? यानी देखो लाइट की भी रेडिएशन और हीट की भी रेडिएशन, दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपको ये बात तो पहले पता होगी कि लाइट की तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, विद्युत चुंबकीय। लेकिन अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे, जो थर्मल रेडिएशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर है? तो थर्मल रेडिएशन यानी उसमें विकिरण भी, विकिरण प्रकाश का भी है और ऊष्मा का भी है। तो दोनों के विकिरण में एक समानता ये है कि दोनों ही प्रकार के जो विकिरण है, रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बने हैं। यानी लाइट का रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और थर्मल रेडिएशन
यानी हीट का रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, थर्मल रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। पहला पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। इसका अर्थ तो समझ में आएगा होगा, मैंने समझा दिया है कि थर्मल रेडिएशन क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो निर्वात में है ना, या निर्वात ही होता है, फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही बात है ना। फ्री स्पेस का मतलब भी निर्वात और वैक्यूम का मतलब भी निर्वात है ना। फ्री स्पेस को अंतरिक्ष भी कह सकते हो। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये तो प्रकाश की चाल से चलेंगी ही, ठीक है जी। अब देखो दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। कौन, थर्मल रेडिएशन। तो आप लिख सकते हो थर्मल रेडिएशन है ना मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जिस प्रकार से आप जानते हैं लाइट सीधी रेखा में चलती है स्ट्रेट लाइन में, उसी प्रकार से थर्मल रेडिएशन भी किस में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, क्योंकि लाइट की तरह थर्मल रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दोनों ही, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टी रखेंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब लाइट भी किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि उसकी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और थर्मल रेडिएशन भी किस में चलेंगी, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि उसकी जो वेव्स हैं वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। समझ में आया। और देखो लाइट की तरह है ना थर्मल रेडिएशन भी इंसिडेंट्स, ये जो लाइट के इंसिडेंट्स हैं इन्हें दिखाती है ना। लाइट इंसिडेंट्स, लाइट के इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं, यानी प्रकाश की घटनाएं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का परावर्तन, या रिफ्रैक्शन है, प्रकाश का अपवर्तन है ना, या पोलराइजेशन है, प्रकाश का ध्रुवण, या कुछ है ना डिफ्रैक्शन है, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लाइक द लाइट थर्मल रेडिएशन शोज द लाइट इंसिडेंट्स, है ना, लाइक लिख, हाँ, या सच एज लिख दो, है ना। लाइट के इंसिडेंट्स को दर्शाती है, सच एज, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, etc। क्लियर है, बात समझ में आई। इसका मतलब है जो ऊष्मीय विकिरण है वो भी प्रकाश की तरह प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण तथा विवर्तन आदि प्रकाशिक घटनाओं को दर्शाता है, ठीक है। भाई दोनों सेम है ना, ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये भी लाइट की तरह ही है। और देखो हाँ एक अंतर है इनमें, एक अंतर पता है क्या है, इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ है ना, थर्मल रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है किससे, लाइट की वेवलेंथ से, ठीक है। बस ये बात है। तो इसी कारण से जो थर्मल रेडिएशन है ना वो इंफ्रारेड रीजन में है ना, यानी कि अवरक्त विकिरण कहलाती है ये, ठीक है। क्योंकि मतलब अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है ये। प्रकाश के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं ना, दृश्य प्रकाश है ना, अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश है ना, यानी इंफ्रारेड रीजन बहुत सारे रीजन्स होते हैं लाइट के। इंफ्रारेड रीजन है ना, विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है ना, इस तरीके से। तो बहुत सारे रीजन में से इसकी वेवलेंथ जो रेडिएशन है ये थर्मल रेडिएशन इसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। इस कारण से जो लाइट है ये तो विजिबल रीजन में पड़ती है, और ये जो रेडिएशन है ये आपकी इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है, ठीक है जी, यानी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है प्रकाश के। क्लियर है। तो ये आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि अवरक्त क्षेत्र आपको केवल वही तो दिखता है जो दृश्य क्षेत्र में होता है, जो विजिबल रीजन में होता है। तो लाइट तो आपको दिख रही है चारों तरफ फैली हुई, लेकिन रेडिएशन नहीं दिखेगी। एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो थर्मल रेडिएशन या हीट का ट्रांसफर होगा रेडिएशन के माध्यम से, वो आपको दिखेगा नहीं कि हॉट बॉडी से निकल के भाई कुछ किरणें जा रही हैं, ऐसा थोड़ा ना दिखेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बात मैंने आपको बताई कि थर्मल रेडिएशन जो है इसकी वेवलेंथ कैसी होती है ना, ज़्यादा होती है। इसकी
वेवलेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है लाइट की वेवलेंथ से। कर लोगे, इसी कारण ये इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है। और एक बात और देख लो इसी से रिलेटेड, जो लाइट देखो ये थर्मल रेडिएशन जो है, जब इन्हें शो करती है रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को, तो इनके नियमों का पालन भी तो करेगी। तो इसका मतलब है थर्मल रेडिएशन फॉलोज द लॉज ऑफ, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पोलराइजेशन, इन सब के जो लॉज हैं, नियम हैं, उनका भी यह पालन करती है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट यही है ना। क्या लिखोगे, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, 2-3 के नाम लिख दो, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है जी, तो इसे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं इसे रफ करके आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया, एक तो थर्मल रेडिएशन क्या होता है और थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको करा दी। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। ठीक है जी, ऑफ ए बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, क्लियर है। इसे आप हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक, उत्सर्जन क्षमता, है ना, उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, किसी वस्तु की या बॉडी को क्या कहते हैं, पिंड की, किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता, है ना। कर लोगे, देखो क्या होता है उत्सर्जन, यानी उत्सर्जित करना, त्यागना, है ना, इमिट करना, है ना, त्यागना। ठीक है, तो ये क्या है देखो क्या होता है, कोई बॉडी है, उसका सरफेस है ना, तो अपने कोई बॉडी अपने सरफेस से, सरफेस यानी पृष्ठ से 1 सेकंड में, सरफेस के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, है ना, यानी यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट सेकंड में जितनी भी रेडिएशन को इमिट करेगी, उत्सर्जित करेगी, उसे ही आप क्या कहते हैं, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। यानी इमिसिव पावर क्या है, वो क्या है, एक रेडिएशन एनर्जी है। भाई रेडिएशन जो मैंने पढ़ाया आपको, थर्मल रेडिएशन को आप रेडिएशन एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, तो उत्सर्जन क्षमता या इमिसिव पावर किसी बॉडी की क्या है, कोई एक बॉडी है, वो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया से जितनी भी रेडिएशन एनर्जी को इमिट करेगी, उत्सर्जित करेगी, उसे ही आप क्या कहेंगे, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यानी ये क्या है, ये रेडिएशन एनर्जी है। ठीक है, द रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी है। और कौन सी रेडिएशन एनर्जी है, इमिटेड, जो इमिट की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, किसी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया के द्वारा, तो इमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है जी, हिंदी में बताएंगे, पहले लिख दो इंग्लिश में, इमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया और इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम कह दो या पर यूनिट टाइम कह दो, कैसे कह लो, इन यूनिट टाइम या पर सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, वो तो जैसा आपको अच्छा लगे। यूनिट टाइम यानी एकांक समय में, पर सेकंड यानी प्रति सेकंड, बात एक ही तो है। तो द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया, और हाँ, यूनिट सरफेस एरिया किसका है, यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी। ठीक है जी, इन यूनिट टाइम, आगे लिख देना कोमल आके, इज नोन एज इमिसिव पावर ऑफ, है ना, दैट बॉडी। भाई किसी बॉडी के लिए बात की, तो उसी बॉडी, जिस बॉडी के लिए बात की, इमिसिव पावर भी तो उसी बॉडी की होगी, तो लिख दोगे ना,
तो इसका मतलब है ये क्या है, रेडिएशन एनर्जी है जो यूनिट सरफेस एरिया के द्वारा, यानी कि है ना, अभी बताएंगे हिंदी में, किसी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया के द्वारा यूनिट टाइम में इमिट की जाती है। ठीक है, उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, क्या कहेंगे, देखो किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, है ना, एकांक समय में उत्सर्जित की गई विकिरण ऊर्जा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे ना। तो इसका मतलब है ये रेडिएशन एनर्जी है जो यूनिट सरफेस एरिया के द्वारा, है ना, यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में इमिट की जाती है। क्या कहलाती है, इमिसिव पावर। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई और सफिक्स में लैम्डा। ई लैम्डा से आप इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आप लिखेंगे इफ ई लैम्डा बी द इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी देन ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होगा, तो लिखना देन ई लैम्डा डी लैम्डा बी द या इज द, ये क्या है, इज द रेडिएशन एनर्जी। ठीक है जी, भाई ई लैम्डा तो क्या है, इमिसिव पावर है, तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होगा, ये रेडिएशन एनर्जी होगी। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी, क्लियर है, इमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, ये क्या है, रेडिएशन एनर्जी। क्लियर है ना। और बिटवीन द वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ठीक है, भाई डी लैम्डा क्यों आया इनटू में, क्योंकि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ के बीच की रेडिएशन एनर्जी है ये। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पढ़ाया इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, अब इमिसिव पावर के बाद हम चलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की ओर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर को कहते हैं अवशोषण क्षमता। ठीक है जी, एब्जॉर्प्टिव पावर, अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता है ये। ठीक है जी, किसी वस्तु की या किसी पिंड की अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी। तो देखो ये क्या है, ध्यान देना, देखो भाई इसे आप ए लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ए लैम्डा से। और इसका फॉर्मूला क्या है, रेडिएशन एनर्जी। फॉर्मूला देखना, इसका फॉर्मूले के आधार पर डेफिनेशन दी जाएगी फिर, है ना, ये दी जा सकती है आसानी से। तो इसका फॉर्मूला है रेडिएशन एनर्जी, ऊपर तो लेते हैं एब्जॉर्ब्ड वाली, है ना, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया के द्वारा, है ना, और यूनिट टाइम में। तो इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड, प्रति सेकंड, है ना। तो ऊपर तो कौन सी एनर्जी है, एब्जॉर्ब्ड, और नीचे रहेगी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट है ना, जो गिर रही है किस पर, यूनिट एरिया पर, यहाँ ऑन आएगा, ऑन यूनिट एरिया, और आगे सेम इन यूनिट टाइम। क्लियर है। तो इसका मतलब है मेन बात यह है कि ऊपर तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, भाई ऊपर भी यूनिट एरिया नीचे भी यूनिट एरिया, ठीक बात है, ऊपर भी यूनिट टाइम नीचे भी यूनिट टाइम। तो मेन चीज़ क्या है, ऊपर तो लेनी है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और नीचे लेनी है इंसिडेंट एनर्जी, यानी ऊपर तो लेनी है अवशोषित, है ना, विकिरण ऊर्जा, और नीचे लेनी है आपतित विकिरण ऊर्जा जो गिरती है। ठीक है, इसका मतलब है कोई सरफेस है, उस पर गिर कितनी रही है रेडिएशन एनर्जी, और वो कितनी गिरने, जो टोटल गिर रही है उसमें से कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो है ना, एब्जॉर्ब्ड और इंसिडेंट वाले के जो रेशो है, अनुपात है, उसे ही आप एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं किसी बॉडी की। इसे ए लैम्डा से आप डिनोट करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके डेफिनेशन के लिए, आप कहेंगे द रेशो ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम टू द
रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, कॉमन आगे लिख देना, इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाई ए लैम्डा, इसे आप किससे डिनोट करते हैं, ए लैम्डा से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और फिर आप लिखना देन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, और फिर ये फॉर्मूला लिख के इसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप है ना, ये एब्जॉर्प्टिव पावर हुआ आपका, और ठीक है जी, इसे बॉक्स में बंद कर देना है ना, ये फॉर्मूला आप किस में बंद कर देंगे, बॉक्स में। ठीक है जी, और चलो ये चीज़, इसके बाद की जो चीज़ है वो मैं वहीं बताऊंगा डेरिवेशन में, इस फॉर्मूले को लिख के ही आप यहाँ पे छोड़ दो बस, है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर आपको समझ आया। और एक बात बताओ, यदि कोई सरफेस, एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर जितना रेडिएशन गिरा उसने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, जितना रेडिएशन गिरा सारा का सारा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने। तो आप मुझे बताओ ये ए लैम्डा कितना होगा ऐसी बॉडी के लिए, ऐसी बॉडी के लिए कितना होगा ए लैम्डा, भाई जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया, यानी नीचे वाली रेडिएशन एनर्जी और ऊपर वाली एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दोनों कैसी हैं, सेम। तो उस बॉडी के लिए ए लैम्डा कैसा होगा, 1, ठीक है। और एक बात सुनो, अभी चलो मैं लिखवा दूंगा वो हेडिंग, उस बॉडी को कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं, आपने पढ़ा होगा आदर्श कृष्णिका, ठीक है जी, क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका, क्लियर है। यानी आदर्श कृष्णिका एक ऐसा पिंड होता है, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को, पूरे संपूर्ण रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए ए लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हालांकि चलो वहीं बताऊंगा जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया है आपको कि ये क्या थी, एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हेडिंग यही डाल लो जो मैंने बताया आपको, आदर्श कृष्णिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो हेडिंग अब मैंने क्या बताई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। मैंने क्या बताया हिंदी में, आदर्श कृष्णिका, कृष्णिका यानी कृष्ण पिंड, ब्लैक का मतलब कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला, है ना। कृष्ण का अर्थ काला होता है ना, और कृष्ण का अर्थ कृष्ण भगवान भी होता है ना। तो कृष्ण शब्द के 2 अर्थ हैं। तो कृष्ण शब्द के लिए यहाँ इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज किया, ब्लैक बॉडी, यानी कृष्णिका या कृष्ण पिंड कह सकते हो, ठीक है। तो और परफेक्टली मतलब आदर्श, ठीक है। तो आदर्श कृष्णिका या परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, मैंने अभी आपको बताया, एक ऐसी बॉडी है जो जिसके ऊपर जितना भी रेडिएशन गिरता है वो पूरे के पूरे को, समस्त विकिरण को वो क्या कर लेती है, संपूर्ण रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यानी द बॉडी, भाई कैसी बॉडी है, विच एब्जॉर्ब्स, जो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, ऑल द रेडिएशन, ठीक है, ऑल द रेडिएशन, ठीक है, सभी सारे विकिरण को, ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, चाहे तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो, वेवलेंथ्स चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो सबको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और कौन से को, जो उस पर गिरता है, तो इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है जी। तो द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, है ना, इंसिडेंट ऑन इट, यानी ठीक है, कोमल आगे लिख देना, इज नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी आप कह सकते हैं वह पिंड
जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी तरंगदैर्ध्यों, है ना, युक्त, सभी तरंगदैर्ध्यों से युक्त अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, कर लेता है, पिंड की बात करें ना तो क्या कहलाता है, आदर्श कृष्णिका या आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। ठीक है जी, कर लोगे। और मैंने बताया अभी आपको कि जितना एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, ऊपर एब्जॉर्ब आता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन, और अपोन में क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो जितना इस पर इंसिडेंट हुआ उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऊपर नीचे का सेम है, तो कट के कितना आएगा, 1। तो आप लिख देंगे नेक्स्ट लाइन से, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1, दैट इज करके लिखना ए लैम्डा बराबर 1। ठीक है जी, तो ए लैम्डा 1 है। और हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वैसे तो कोई नहीं होती है ना, अपने आप में कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई भी पिंड आदर्श कृष्णिका नहीं है। लेकिन ठीक है, किसे समझा जाता है आदर्श कृष्णिका, काजल को। काजल समझते हो ना, जो आंखों में लगाई जाती है वही काजल है ना, उसे काजल ही कहते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। काजल और प्लैटिनम ब्लैक, है ना, किसी लड़की का नाम मत सोचना काजल है, कभी आपके आसपास कोई रहती हो तो काजल या प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब है प्लैटिनम की कालिक, है ना, ये दोनों काली होती है, काजल भी काली होती है, प्लैटिनम ब्लैक भी काला, है ना, प्लैटिनम की जो कालिक है वो भी काली होती है। तो इन दोनों को, है ना, क्या समझा जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी ये दोनों ऐसी बॉडी हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। और हालांकि मैंने बताया कोई भी बॉडी कंप्लीटली या परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन ये लगभग 96-97% भी यदि एब्जॉर्ब कर लेंगी रेडिएशन का, तो इन्हें क्या समझ जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। तो नो अदर क्या कहेंगे, देयर इज नो बॉडी, है ना, विच इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहाँ पर ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, बट काजल एंड प्लैटिनम ब्लैक कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इन्हें क्या समझा जा सकता है, ठीक है, इन दोनों को परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझ लिया जाता है। ठीक है जी, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है ये भी आप समझ गए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो।